Hello subscribers, my dear subscribers, my dear students and my dear followers. आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जनरली जब हम पूछते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना रेस्पिरेशन कहलाता है, लेकिन रेस्पिरेशन ये नहीं है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और इसी के साथ साथ जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर पहुंचकर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। तो ब्लड हर सेल तक दो चीजें पहुंचाता है, एक ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन। तो अब रेस्पिरेशन अभी हम समझेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। देखिए, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन presence or absence of oxygen which produce heat and CO2. Breakdown of glucose in presence or absence of oxygen which produce heat and CO2 is called respiration. देखिए, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एब्सेंस में, जिससे हीट एंड CO2 दो चीजें बनती हैं। ये जो तो अभी हमने रेस्पिरेशन को समझा, लेकिन देखिए सेल जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। तो उसी हिसाब से रेस्पिरेशन भी दो तरीके का होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखें, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को मैं यहां बहुत अच्छी तरीके से समझा दूं कि ये केवल यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। यूकैरियोटिक सेल, इट अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल। और जो एनारोबिक है, इट अकर्स इन प्रोकैरियोटिक सेल। इट अकर्स इन प्रोकैरियोटिक सेल। इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है एंड सेकेंड स्टेप क्रेब साइकिल। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो केवल एक स्टेप में पूरा होता है, उसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी एनर्जी बनती है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से। तो इट प्रोड्यूस 38 एटीपी एनर्जी and it produce 2 ATP एनर्जी। एनारोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से कुल 2 ATP एनर्जी बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रियल रोल प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रियल रोल प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रियल रोल इज प्रेजेंट। और यहां एनारोबिक जो होती है इसमें माइटोकॉन्ड्रियल रोल एब्सेंट होता है। रोल एब्सेंट। तो अगर हम देखें यहां अगर हम देखते हैं कि इसकी अगर हम केमिकल रिएक्शन देखें तो यहां देखें C6H12O6 प्लस O2, तो CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP एनर्जी बन रही है। यानी ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से जब बर्न होता है तो यहाँ CO2 और ये मेटाबॉलिक वाटर है H2O बनेगा और 38 ATP एनर्जी बनेगी।
यहां देखें एनारोबिक रेस्पिरेशन में C6H12O6 ये ग्लूकोज है और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो यहां पर देखें डायरेक्ट क्या होगा, C6H12O6 जो है ग्लूकोज जो है वो इथेनॉल में बदल जाएगा, C2H5OH प्लस CO2 प्लस हीट, जो कि यहां बनेगी 2ATP। तो अब हम देख रहे हैं यहां पर इथेनॉल बन गया और 2ATP यहां एनर्जी बनी। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के हमने डिस्टिंग्विश देखे अभी। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म। तो देखिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो इस तरीके से है, जो ये हमने समझा है इसे देखें। ये ग्लूकोज जब सेल के अंदर गया, ये ऑक्सीजन है जो ब्लड के जरिए आ रही है और सेल के अंदर आई, तो यहां ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदलेगा और ये फर्स्ट स्टेप कहलाएगा, जिसे कहते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। अब यहां होगा क्या, एसिटाइल कोए नाम का एक एंजाइम है और ये एसिटाइल कोए नाम का एंजाइम पायरुविक एसिड को लेके माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड यहां बर्न होगा और उससे हीट एंड CO2 बनेगा। तो ये जो स्टेप है जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ये क्रेब साइकिल कहलाता है। ये सेकेंड स्टेप है, इसे कहते हैं क्रेब साइकिल। जैसे कि ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, हमने समझा था। देखिए यहाँ ये पॉइंट कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंप्लीटिंग इन 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस एंड सेकेंड स्टेप इज क्रेब साइकिल। दिस इज फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदला। सेकेंड स्टेप क्रेब साइकिल, जिसमें पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर बर्न हो गया और हीट एंड CO2 बना। ये है एरोबिक का मैकेनिज्म। ये है एरोबिक का मैकेनिज्म। अब देखें एनारोबिक का मैकेनिज्म, ये समझे। ये बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, ये इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियल सेल। तो इस बैक्टीरियल सेल में यहां पर समझ लें, ये जो बैक्टीरियल सेल है इसकी भी फीडिंग क्या है, ग्लूकोज है, ठीक। लेकिन इसे सांस लेने के लिए या ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। नेचर में बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के जो है सरवाइव कर सकते हैं। तो अब देखें ये ग्लूकोज जैसे ही बैक्टीरियल सेल के अंदर गया, यहां पायरुविक एसिड में बदल गया। पायरुविक एसिड यानी फर्स्ट स्टेप, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। अब क्योंकि यहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, किसी भी बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, तो सेकंड स्टेप जो यहाँ क्रेब साइकिल है वो यहाँ नहीं होता। तो इसकी वजह से ये पायरुविक एसिड बायोलॉजिकल एक्शन के जरिए बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में ये इथेनॉल में बदल जाएगा। यानी क्या होगा, C6H12O6 और ये बदल गया C2H5OH। C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2ATP हीट। तो इस तरीके से पायरुविक एसिड यहाँ इथेनॉल में बदल जाएगा। इसकी बर्निंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। अभी हमने ये वाला पॉइंट देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रियल रोल इज प्रेजेंट। देखिए यहाँ हो रहा, माइटोकॉन्ड्रियल रोल इज एब्सेंट, क्योंकि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, इसीलिए यही पायरुविक एसिड इथेनॉल में बदल जाएगा। तो अगर ये पूछा जाए कि कौन से रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा बनती है, तो हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के क्रेब साइकिल प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया के बर्न करने की वजह से 38 ATP एनर्जी बन रही है और एनारोबिक प्रोसेस में कुल 2 ATP एनर्जी बन रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ग्लूकोज की बर्निंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से क्रेब साइकिल भी प्रोसेस नहीं है और पायरुविक एसिड पार्शियली चेंज हो रहा है इथेनॉल में, जिसमें 2 ATP एनर्जी बन रही है। तो बैक्टीरिया को 2 ATP एनर्जी काफी है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर और इट मींस ए सेलुलर है, एक सेल का बना हुआ है और इनकम्प्लीट सेल है, तो इसकी एनर्जी डिमांड 2 ATP से पूरी हो जाती है। तो कौन सा रेस्पिरेशन कम एनर्जी बनाता है? एनारोबिक। और कौन सा रेस्पिरेशन एनर्जी ज्यादा बनाता है? एरोबिक। तो अभी हमने एरोबिक और एनारोबिक का मैकेनिज्म भी समझा। अब हम एरोबिक का मैकेनिज्म समझेंगे। अभी हमने एरोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप देखा था। तो देखें एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा था ना अभी कि ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हुआ और ये बदला पायरुविक एसिड में।
और यहां पर एसिटाइल को ए नाम का एंजाइम आया और ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया और इससे जो है हीट एंड CO2 बना। तो देखें फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में बदला, ये है फर्स्ट स्टेप। इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन क्या होगी? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कैसे बनता है, इसे हम EMP पाथवे भी कहते हैं। EMP पाथवे, इसे हम EMP पाथवे भी कहते हैं। अब ये जो है EMP पाथवे यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जो है सेल के साइटोप्लाज्म में बनेगा। तो सेल ग्लाइकोलाइसिस की साइट जो है वो होगी सेल का साइटोप्लाज्म। तो देखें किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बनेगा। ग्लूकोज कन्वर्टेड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देखें, फिर बदलेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर बदलेगा ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर बदलेगा सेल के अंदर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब देखिए फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बदलेगा ट्रायोस फॉस्फेट में, ट्रायोस फॉस्फेट, इक्विलिब्रियम यहां साइन आ जाएगा, ट्रायोस फॉस्फेट एंड फिर ट्रायोस फॉस्फेट। तो अब देखिए बहुत आसान है इसे याद रखने का तरीका कि यहां पर 2 ट्रायोस फॉस्फेट आए हैं, तो हम देखेंगे 2 मल्टीप्लाई ट्रायोस बाइफॉस्फेट, 2 मल्टीप्लाई ट्रायोस बाइफॉस्फेट। अब हम देखते हैं यहां पर 2 मल्टीप्लाई ट्रायोस फॉस्फेट, इसमें से बाई हटा दें और फॉस्फेट ले आए। इसके बाद हम देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 ट्रायोस फॉस्फेट के बाद हम देखते हैं यहां पर आएगा फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट। अब 2 मल्टीप्लाई 2 फॉस्फोग्लिसरेट के बाद 2 मल्टीप्लाई फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट के बाद फिर देखें 2 मल्टीप्लाई 2 फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट के बाद देखें 2 मल्टीप्लाई पायरुविक एसिड। तो हम देख रहे हैं इस तरीके से, इसे EMP पाथवे कह रहे हैं। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया। ठीक, अब यहां पर जो है हम कुछ यहां पर चेन कर लेंगे। तो चेन में देखें जैसे यहां पर ADP से यहां दिखा देंगे ATP, यहां कन्वर्जन हो रहा है। इसी तरीके से हम देखें यहां पर ATP ट्रायोस बाइफॉस्फेट जो है, देखें यहां पर इसके नीचे फिर दिखा दें एक चेन ADP से ATP, यहां पर चेंज हुआ। इसके बाद हम ऊपर दिखा सकते हैं, ऊपर जो है हम देखें फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, यहां दिखा दें ADP से ATP, यहां पर चेंज हुआ। और एक यहां पर दिखा दें ADP से ATP, ये चेंज हुआ। तो इसे कहते हैं हम EMP पाथवे, जिसमें ग्लूकोज सीधा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और ये सारा स्टेप सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। देखिए ये जो ग्लूकोज है जब सेल की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके गया तो यहाँ पायरुविक एसिड में बदल गया। तो ये वो मैकेनिज्म है जो पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन को बता रहा है। अब इसके सेल के अंदर जो पायरुविक एसिड है, सेल के साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम होता है एसिटाइल को ए। ये एसिटाइल को ए इस पायरुविक एसिड के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर, अब हमने इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस देखा जिसे हम EMP पाथवे कहते हैं, तो जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में था, जिसकी डेफिनेशन थी कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। अब देखें सेकंड स्टेप हमें यहाँ देखना है
यहाँ हम देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुविक एसिड जाएगा, एसिटाइल को ये पायरुविक एसिड के साथ कंबाइन होगा। तो देखें ये प्रोसेस इस तरीके से होगा कि पायरुवेट कह लें हम इसे। तो पायरुवेट जो है देखें यहाँ प्लस एसिटाइल को ए, इसके साथ ये कंबाइन हो गया और इसके बाद यहाँ पर सिट्रिक एसिड बनेगा। देखिए ये बन गया सिट्रिक एसिड, कन्वर्जन हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। इसे क्रेब साइकिल कहा गया है, ठीक है, क्योंकि इसे जो है क्रेब ने डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले ये सिट्रिक एसिड में बदलेगा, सिट्रिक एसिड के बाद यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड में बदलेगा, ये अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड में बदल जाएगा। अब देखें अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड जो है फिर ये बदलेगा सक्सीनिक एसिड में, फिर बदल जाएगा देखिए सक्सीनिक एसिड, SUCCINIC, सक्सीनिक एसिड। पहले हम फ्रेम याद कर लें, सक्सीनिक एसिड से फिर ये बदल जाएगा मैलिक एसिड में, फिर बदल जाएगा मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड से फिर ये बदल जाएगा इसमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से फिर ये दोबारा से ये प्रोसेस आ गई। तो अब यहाँ पर होता क्या है देखें कि यहाँ कुछ को एंजाइम है, यहाँ देखिए CO2 निकल जाएगी और यहाँ पर NAD दिखा देंगे हम, NAD और यहाँ पर NADH प्लस एक प्रोटोन यहाँ जुड़ गया। इसके बाद यहाँ फिर CO2 थोड़ा सा निकलेगा और CO2 के बाद फिर यहाँ दोबारा से दिखा दे NAD और NADH प्लस P प्लस H, देखिए H दिखा देंगे यहाँ H आ गया और यहाँ भी देखिए एक H जुड़ेगा, ठीक है, ये H दिखा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम दिखा देंगे GDP और यहाँ पर आ जाएगा GTP, ठीक। फिर यहाँ पर हम इसे ऐसे दिखा देंगे और यहाँ दिखा देंगे FAD। देखिए ये सब कोएंजाइम होते हैं, जैसे NAD एंजाइम है, FAD एंजाइम है और यहाँ FADH2 ये बन जाएगा FADH2। इसके बाद फिर दोबारा से यहाँ देखें मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में जैसे यहाँ दिखाया था NAD, फिर यहाँ दिखा देंगे NADH प्लस H, ये दिखा दिया। और अब इसके बाद इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल को हम TCA साइकिल भी कहते हैं, TCA साइकिल, इसे कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो हम देख रहे हैं क्रेब साइकिल हो गई, यहाँ TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यहाँ हमारी बनके तैयार हो गई। तो अब इसमें हमें दिखाना था CO2, तो देखिए CO2, ये CO2 यहाँ पर CO2 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ CO2 और ये हीट जो है यहाँ पर बन गई, ये CO2 ये आ गई और ये जो हीट होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो इस तरीके से CO2 का फॉर्मेशन यहाँ पर क्रेब साइकिल प्रोसेस में हो रहा है पायरुविक एसिड के बर्न होने की वजह से। तो ये आ गई हमारी क्रेब साइकिल, ठीक। तो इसका सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसके लिए पहले फ्रेम याद कर लें। फ्रेम क्या है, देखिए सिंपल फॉर्मूला है, पायरुवेट से एसिटाइल को ए, यहाँ से पायरुवेट एसिटाइल को इसके साथ जुड़ा तो सबसे पहले बनेगा सिट्रिक एसिड, उसके बाद बनेगा अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, उसके बाद सक्सीनिक एसिड बनेगा, उसके बाद मैलिक एसिड बनेगा, उसके बाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा। इस फ्रेम को बनाने के बाद 3 जगह आप CO2 यहाँ निकाल दो और बाकी के NAD और एक NADH और यहाँ FADH, ये कुछ कोएंजाइम है, इसे जोड़ दें और TCA साइकिल बन गई। एग्जाम में बहुत आती है ये, तो एग्जाम के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के 2 स्टेप देखे। पहला स्टेप देखा ग्लाइकोलाइसिस, जिसे हम EMP पाथवे कहते हैं। दूसरा स्टेप हमने देखा क्रेब साइकिल, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर seeing my video and try to understand this concept easily which I explain here। आप इसको समझने की कोशिश करें, एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।